Hello friends, myself SK Tigrawal and now in this video we will talk about next topic और न्यू टॉपिक। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है आरपीएससी के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम जो अभी अनाउंस हुई है और उसके अंदर जो बायोलॉजी का पेपर है उस बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक दिया गया है इथोलॉजी। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स या बच्चे हैं जो बायोलॉजी से हैं और बायोलॉजी से जो उसका पोर्शन आता है वो आता है इथोलॉजी का। तो इथोलॉजी का कुछ पोर्शन या कुछ टॉपिक्स उसमें मेंशन किए गए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपन कहें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी अपन जानते भी हैं कि इथोलॉजी किसे कहते हैं, कि इथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, कि एनिमल्स में या एनिमल्स जो है वो किस प्रकार का बिहेवियर है वो शो करते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी शो करती है, या अपने जो आसपास के मेंबर है या इन्वायरमेंट है उसमें किस प्रकार का रेस्पॉन्स, किस प्रकार की क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, एक दूसरे मेंबर के साथ में किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, उन सभी चीज़ों की अपन स्टडी करते हैं इथोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज इथोलॉजी। तो इथोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर एनिमल्स से रिलेटेड या उनके बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी की जाती हो। सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जो रोल है यहाँ पर अपन कहें फादर ऑफ इथोलॉजी। तो फादर ऑफ इथोलॉजी कौन है? कॉनराड लोरेंज। तो जो कॉनराड लोरेंज है ये क्या है, इसके फादर ऑफ इथोलॉजी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है किसके ऊपर, एनिमल बिहेवियर के ऊपर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं जो मेरी चैनल के साथ में लिंक है उसमें जो क्वेश्चंस हैं कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर आप क्वेश्चंस देख सकते हो। तो टाइम टू टाइम जो क्वेश्चंस है वो डालता रहता हूँ मैं, तो वो भी आप सोल्व ज़रूर कीजिए। तो उसमें भी मैंने डाल रखा है, तो इसमें ज़्यादा आंसर इसने नहीं दिया है किसी ने, लेकिन फिर भी इसका जो रियल आंसर है वो यही है, कॉनराड लोरेंज। आगे अपन देखें कि एनिमल बिहेवियर क्या है, कि अपन कहें किसी भी एनिमल का नेचुरल कंडीशन के अंदर, एनिमल का नेचुरल कंडीशन में किए गए एक्टिविटी या की गई एक्टिविटी अपन ये कहें कि वो कुछ भी अगर रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के प्रति, अगर वो रिएक्ट करता है तो वो किस में इंक्लूड करेंगे, अपन उसके बिहेवियर में इंक्लूड करते हैं। तो की गई एक्टिविटी, उसके द्वारा दिया गया रेस्पॉन्स, तो वो सभी चीज़ें अपन किस में इंक्लूड करते हैं, उसके बिहेवियर में इंक्लूड करते हैं। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एनिमल बिहेवियर, दैट मीन्स नेचुरल कंडीशन के अंदर की गई एक्टिविटी और उस एनिमल के द्वारा दिया गया रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट में, कि उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कैसे स्टिमुलस है, किस प्रकार के इंडक्शन उसको मिल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो कैसे रिएक्शन शो कर रहा है, वो सभी रिएक्शन उसकी किस में इंक्लूड करेंगे, अपन एनिमल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा जो लोरेंज था, लोरेंज ने एक थ्योरी दी गई थी या थ्योरी दी थी, तो वो कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ, या फिर अपन कहें मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रिंटिंग। मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रिंटिंग। कई बार पूछा भी जाता है कि जो लोरेंज था उसने कौन सी थ्योरी दी गई थी या कौन सी थ्योरी पब्लिश की थी, तो वो की थी मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रिंटिंग। और इम्प्रिंटिंग को अपन जानते भी हैं कि कोई भी जो एनिमल है उसका जो बेबी है इनिशियल कंडीशन में या जैसे उसका बर्थ हुआ है, बर्थ होते ही उसके माइंड में किस प्रकार की इमेज प्रिंट होती है,
तो वो उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको भूल नहीं पाता है। तो वो जो इम्प्रिंटिंग है उसके माइंड में छपी हुई कोई भी चीज़ें हैं, इमेज है, किसी के प्रति स्मेल है और कुछ चीज़ें हैं, उन सभी की स्टडी की थी, तो उसे अपन कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रिंटिंग। आगे अपन देखें जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी की जो थ्योरी है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। थ्री साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। जैसे तो ये साइंटिस्ट हैं, जैसे फर्स्ट अपन देखें कार्ल वॉन फ्रिश, तो इन्होंने थ्योरी में इंक्लूड किया गया था, जिन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इथोलॉजी। इसके अलावा जो अपन फादर ऑफ इथोलॉजी बता रहे हैं लॉरेंस, तो सेकंड आ जाएगा कॉर्नल लॉरेंस और थर्ड आ जाएगा निकोलस टिनबर्गन। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इथोलॉजी के ऊपर वर्क किया था और इथोलॉजी में थ्योरी दी गई थी थ्योरी ऑफ इथोलॉजी। इनके जो वर्क है, इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन 1973। तो ये नोबेल प्राइज तीनों साइंटिस्ट है, किस फील्ड के अंदर है तीनों, ये एनिमल बिहेवियर। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से साइंटिस्ट है जो एनिमल बिहेवियर से बिलोंग करते हैं या एनिमल बिहेवियर के ऊपर या इस फील्ड में इन्होंने योगदान दिया था। तो ये तीनों साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं जो एनिमल बिहेवियर के ऊपर वर्क किया गया है। आगे अपन देखें ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इथोलॉजी वैसे है क्या। इथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में जो भी स्टडी या जो अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा बिहेवियर किसे कहेंगे? तो कोई भी जो एनिमल है, कोई भी एनिमल है वो अपने आसपास के या सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है या जो कंडीशन है, तो वो सराउंडिंग एनवायरमेंट प्लस उस एनिमल से रिलेटेड या उससे संबंधित स्पीसीज, उस एनिमल से रिलेटेड इन्वायरमेंट प्लस उस एनिमल की रिलेटेड स्पीसीज के साथ वो किस प्रकार की एक्टिविटी शो करता है। समझ में आया? बिहेवियर एक इस प्रकार की एक्टिविटी है जो उसके आसपास के इन्वायरमेंट और स्पीसीज के साथ में किया जाता है, या फिर अपन सीधी लैंग्वेज में कहें एनिमल्स के द्वारा अपने इन्वायरमेंट और अपनी स्पीसीज के सदस्यों के साथ में किए जाने वाली एक्टिविटी, रेस्पॉन्स या उनके द्वारा हाव भाव, उसे अपन क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। एक मेंबर क्या करता है? दूसरे मेंबर को एक मेंबर दूसरे मेंबर को क्या देते हैं? रेस्पॉन्स देते हैं। ये इसने कोई एक्टिविटी की, इसे स्टिमुलस दिया, ये जो मेंबर है वो इसको क्या देगा? उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देगा। तो इसमें 2 चीजें आती है। सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी, जैसे इस मेंबर के द्वारा की गई एक्टिविटी किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो ये तो क्या आ गई? स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को, जैसे इस मेंबर ने इसको आवाज़ लगाई
तो ये उसके बदले में आवाज़ लगाएगा, रेस्पॉन्स देगा किसी प्रकार से, हाव भाव, गर्दन हिला के देगा या कैसे भी, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करके उसको रेस्पॉन्स देगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेस्पॉन्स। तो अपन कहें बिहेवियर के अंदर एक तो स्टिमुलस होता है और दूसरा उसका रेस्पॉन्स होता है, और रेस्पॉन्स जो किस प्रकार से वो रेस्पॉन्स दे रहा है वो ही उसका क्या है, वो उसका है बिहेवियर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि किस प्रकार से बिहेवियर शो करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले बताया है कि जो बिहेवियर है वो किस में शो किया जाता है, नेचुरल कंडीशन में। नेचुरल कंडीशन में, फ्रीडम कंडीशन में की गई एक्टिविटी सभी किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बिहेवियर के अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे अपन कहें, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक मेंबर के द्वारा दिया गया स्टिमुलस या उसके एनवायरनमेंट के अंदर दिया गया एनवायरनमेंट के द्वारा या किसी भी कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, किसी भी चीज़ के द्वारा अगर स्टिमुलेशन दिया जाता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, उस स्टिमुलेशन के अगेंस्ट में क्या देता है, रेस्पॉन्स शो करता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। तो उसमें एक तो स्टिमुलस और दूसरे उसका रेस्पॉन्स इंक्लूड किया गया है। इसमें बिहेवियर के अंदर दो प्रकार का रेस्पॉन्स या दो प्रकार की एक्टिविटी देखी जाती है। एक तो आउटर रेस्पॉन्स और एक इंटरनल। दो प्रकार का रेस्पॉन्स शो किया जाता है, एक तो आउटर रेस्पॉन्स और एक इंटरनल। आउटर का मतलब कि उसके बाहर जो भी अपने को दिखाई देता है उसकी एक्टिविटी, और उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटी जो उसको बिहेवियर करने के लिए मजबूर करता है, या उसकी एंडोजीनियस एक्टिविटी या उसकी इंटरनल एक्टिविटी है, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पॉन्स। इंटरनल रेस्पॉन्स आप भी जानते हो किसके कारण से होता है, मोस्टली अपने होता है हार्मोन। कुछ अपना बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन पर डिपेंड करता है। जैसे हार्मोन रिलीज होंगे वैसे ही अपना बिहेवियर चेंज होता है। तो यहाँ पर ये है इंटरनल रेस्पॉन्स। और जो ये एक्टिविटी है कि अपने किसी ने रेस्पॉन्स दिया, मतलब वो स्टिमुलस दिया, उसके अगेंस्ट में होने वाली एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं, आउटर रेस्पॉन्स कहते हैं। तो बिहेवियर है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो आउटर रेस्पॉन्स और एक इंटरनल रेस्पॉन्स। आगे अपन कहें, जो बिहेवियर है, बिहेवियर डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, या फिर अपन कहें बिहेवियर को रिलेटेड कर सकते हैं किससे, एनिमल की फिजियोलॉजी से। एनिमल फिजियोलॉजी, कि उस एनिमल की फिजियोलॉजी कैसी है और वो कैसा रेस्पॉन्स शो कर रहा है। इसके अलावा उस एनिमल की साइकोलॉजी, उस एनिमल की साइकोलॉजी, उसके ऊपर भी उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। तो बिहेवियर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल की फिजियोलॉजी, एनिमल की साइकोलॉजी, एनिमल की जेनेटिक्स, उसकी जेनेटिक्स के अंदर वो करेक्टर है या नहीं है, उनके पूर्वजों के अंदर वो करेक्टर था या नहीं था, तो वो भी कुछ उनके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी, उनके जो हार्मोन है उनसे होने वाले चेंजेज।
तो यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर जो है वो किससे रिलेटेड होता है या किस पे डिपेंड करता है, तो वो उस एनिमल की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, किस प्रकार की उसकी साइकोलॉजी है, और उसकी जेनेटिक्स किस प्रकार के, मतलब उसकी पूर्वजों में या उसकी हेरिडेटरी के अंदर उस प्रकार के बिहेवियर के करेक्टर है या नहीं है, जो उनको अगर वो करेक्टर होगा इनके जेनेटिक्स में तो उनके पूर्वजों में भी होगा और उनके आने वाले जो प्रोजेनी है उनके अंदर भी वो बिहेवियर देखने को मिलेगा। उनकी एंडोक्राइनोलॉजी, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होंगे सेम उसी प्रकार से अपन बिहेवियर शो करते हैं। अपन जानते भी हैं अपनी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कैसा सिक्रेट होता है तो कैसे अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस आता है। जैसे फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाई को अपन बोलते हैं कि जो हार्मोन रिलीज होता है एफिनेफ्रिन, तो उसके अंदर जैसे हार्मोन रिलीज होगा वैसे ही अपने अंदर बॉडी की एक्टिविटी चेंज होती है या वैसा ही बिहेवियर अपन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनिमल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, प्लांट मतलब ये एनिमल फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, कई बार देखने को मिलता है एनवायरनमेंट में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे एनिमल बिहेवियर में भी क्या होता है, चेंज होता है। एनिमल बिहेवियर में भी क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब अपन डायरेक्ट कहें कि अपना बिहेवियर है कुछ हद तक किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उसी के साथ साथ अपने बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अपन कहें कुछ बिहेवियर जो है वो किसके कारण से भी होता है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर रह रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, यहाँ पर चेंजेस हो गया। अगर इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फिजियोलॉजी या अपने के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, उसको चेंजेस करना पड़ेगा। अगर वो चेंजेस नहीं करता है तो वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर लेता है तो वो उस इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, ढल जाता है या अपन कहें सर्वाइव कर लेता है। तो अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट में अगर चेंज होता है तो एनिमल अपने बिहेवियर में चेंज करने के कारण से वहाँ पर क्या होता है, अडेप्ट होता है, और अगर अडेप्ट होता है तो वो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। ये एक सर्वाइवल फिट की थ्योरी भी है, अपन डार्विन ने दी थी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होता है या ढलता है तो वो वहाँ पर सर्वाइव, बेटर सर्वाइव कर सकता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी जो अपन कहें उनके जीन या एलिल्स वो अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। इसलिए एनिमल्स को अगर आपको अगले जनरेशन में अपने जीन ट्रांसफ़र करने हैं तो अपन कहें अपने को सर्वाइव करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर अपन सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो अपनी जनरेशन आएगी कहाँ से। इसलिए सर्वाइव या फिटनेस के लिए आपको डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने बिहेवियर में चेंजेस करें। और बिहेवियर में चेंजेस करोगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आप क्यों करोगे, क्योंकि अडेप्टेशन के लिए करोगे, आप नए अडेप्टेशन के लिए, और नए अडेप्टेशन करोगे तो ही आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। तो ये भी बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन और सर्वाइव के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन जैसे देखें ये जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट से होने वाले जो चेंजेस हैं, एनिमल बिहेवियर में हुए चेंजेस कैसे होते हैं, जनरली
रिवर्सिबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं। अगर किसी के बिहेवियर में एनवायरनमेंट के कारण से अगर चेंज आता है तो वो कैसा होता है, रिवर्सिबल या अनस्टेबल आता है। लेकिन अगर वो चेंज लॉन्ग टाइम हो, इसके साथ साथ वो लॉन्ग टाइम चेंजेस किसके कारण से हो, म्यूटेशन के कारण से हो, कि उसके जेनेटिक लेवल पर अगर चेंजेस हो जाए, उसके कारण से होने वाले चेंजेस कैसे होते हैं, हमेशा स्टेबल होते हैं, स्टेबल चेंजेस। इसका मतलब अपन कह सकते हैं इन्वायरमेंट से होने वाले चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है नॉर्मली अनस्टेबल और रिवर्सिबल, कि अगर वापस से वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाए पहले जैसा, तो वो एनिमल कैसे होते हैं, पहले जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वापस पहले जैसा इन्वायरमेंट दे भी दिया जाए तो भी एनिमल्स हैं वो पहले जैसा बिहेवियर नहीं करेंगे, वो अपना बिहेवियर वैसा ही रखेंगे जैसा उन्होंने चेंज कर लिया। इसका मतलब वो जो उनमें चेंजेस हुआ है वो चेंजेस अब सरफेसली लेवल पे नहीं है या फिनोटिपिकली लेवल पर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। और एक बार अगर म्यूटेशन हो गया है तो वो करेक्टर किसके ऊपर चला गया, जेनेटिक्स लेवल के ऊपर चला गया। और वो जो चेंजेस बिहेवियर है वो किस में जाएगा, आने वाली जनरेशन के अंदर भी शो होता है। तो बिहेवियर है वो जेनेटिक लेवल के ऊपर डिसाइड होने वाली एक चीज़ है या होने वाला एक टर्म है। और अपन जानते भी हैं जेनेटिक लेवल पर होने वाले एनी चेंजेस जेनेटिकली लेवल पर होने वाले चेंजेस हमेशा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अपीयर नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन के अंदर भी वो क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। अगर वो सरफेसली होता तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि बिहेवियर में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का अपने आप में एक बहुत रोल है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल ऑफ जेनेटिक्स, रोल ऑफ जेनेटिक्स अपीयर इन इथोलॉजी और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये जो रोल ऑफ जेनेटिक्स है कि बिहेवियर में दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं कैरेक्टर्स। ये डार्विन ने भी बताया था कि कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो उनकी जेनेटिकली कैरेक्टर होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आगे अपन देखें कि कुछ जो कैरेक्टर हैं, कुछ बिहेवियर कैरेक्टर हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली स्टेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कुछ बिहेवियर किसके साथ अपीयर होते हैं, बर्थ के साथ, बर्थ के साथ ही अपीयर होते हैं। उनको किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनेट प्रकार के बिहेवियर होते हैं, इनेट प्रकार के बिहेवियर होते हैं, इनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमेशा पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो बीज है या फिर अपन कहें मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, उनके अंदर कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो सफाई रखते हैं या अपनी छत्ता जो है, या फिर अपन कहीं उनका यूँ कहें कि जो छत्ता बनाते हैं वो रहते हैं जिसके अंदर, चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर में डेड लार्वा क्या करते हैं, रिमूव करते हैं।
मतलब सफाई रखने की एक्टिविटी। कुछ मक्खियाँ जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें कुछ स्ट्रेन इस प्रकार का देखने को मिलता है कि वो स्ट्रेन उनका काम क्या है, अपने छाते की सफाई रखना, जहाँ वो रहते हैं उसमें सफाई रखना, डेड लार्वा है उनको वहाँ से रिमूव करना। ये उनको सिखाया नहीं जाता है, ये उनके जेनेटिकली लेवल पर डिसाइड होता है, जो आगे अपन एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से डिसाइड होता है। इसके अलावा जो बटरफ्लाई है, कुछ बटरफ्लाई जो हैं उनकी जो विंग है, उनके जो विंग या पंख हैं, उनके अंदर जो कलर पैटर्न है, कलर पैटर्न को इस प्रकार से चेंज करते हैं वो, और किसके सिमिलर, सिमिलर इंसेक्ट। मतलब एक बटरफ्लाई है वो अपने विंग के कलर का पैटर्न वो इस प्रकार से चेंज शो करते हैं कि जैसे कोई इंसेक्ट हो, और इंसेक्ट भी कैसा हो, हार्मफुल। हार्मफुल इंसेक्ट के सिमिलर वो क्या करते हैं, अपने पंख का जो कलर है उसको चेंज करते हैं। जो प्रेडेटर आता है, वो प्रेडेटर क्या समझता है, प्रेडेटर समझेगा कि ये कोई हार्मफुल इंसेक्ट है, जबकि है क्या, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई ने क्या कर लिया, अपने प्रेडेटर से अपने को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। किसके कारण से, बिहेवियर के कारण से। उसने इस प्रकार का बिहेवियर किया, उसने इस प्रकार से पंख के कलर को एडजस्ट किया या चेंज किया, जिसके कारण से उनके जो पंख के कलर हैं वो दिखाई देते हैं एक हार्मफुल इंसेक्ट की तरह। और उस हार्मफुल इंसेक्ट को ये कोई प्रेडेटर होते हैं वो नहीं खा पाते, नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हार्मफुल है, अगर ये खाएंगे तो ये मर जाएंगे। इसलिए इनकी ये क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो इसका मतलब अपन इनडायरेक्ट रूप से कहें कि बटरफ्लाई जो है वो किसकी मिमिक कर रहा है, मिमिक कर रहा है किसकी, इंसेक्ट की। तो ये भी क्या है, बिहेवियर है एक, कि इंसेक्ट के कॉपी मार रहा है कौन, बटरफ्लाई। किसके लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी एक बिहेवियर का क्या है, एक मेथड है, जो क्या है, इनेट प्रकार का है, नेचुरल प्रकार का है। ये किसी को सीखने या सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके अंदर नेचुरल तरीके से देखने को मिलता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एग्जाम्पल अपन देखें, जो बछड़ा है गाय का बछड़ा है वो क्या करता है, जैसे जन्म होता है या बर्थ होती है, बर्थ होते ही वो अपने आप में जो मदर है, मदर का मिल्क है उसको सक करने लगता है या मिल्क पीने लगता है। तो वो भी क्या है, एक इनेट प्रकार का बिहेवियर है, वो जो नॉर्मली देखने को मिलता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। आगे अपन देखें कि ये जो बिहेवियर है, जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सभी बिहेवियर कहाँ से डिसाइड होते हैं, इनेट है। इनेट है तो मतलब जीन लेवल पे डिसाइड है ये। जेनेटिक लेवल पे ऊपर ये क्या होते हैं, कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं। तो ये बिहेवियर जेनेटिक लेवल पर या फिर अपन कहें जीन पेयर लेवल के ऊपर ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं या उनको डिसाइड किया जाता है। और जीन पेयर लेवल पे अगर ये हेरिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं तो अपन कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर हो सकता है, वो कैसा हो, डोमिनेंट बिहेवियर, और एक रिसेसिव बिहेवियर। दो प्रकार के बिहेवियर हो सकते हैं जेनेटिक लेवल पे। अगर होगा तो दो प्रकार के होंगे, या तो वो डोमिनेंट बिहेवियर होगा या फिर वो कैसा होगा, रिसेसिव बिहेवियर होगा। तो इस प्रकार से ये अपन बेसिक चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं अपन। तो इनको जो एनिमल बिहेवियर में जेनेटिक्स का जो रोल है, मैंने आपको पहले बताया था, रोल ऑफ
जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का रोल है, सबसे पहले मैंने बताया था, किसने बताया था? डार्विन ने सबसे पहले बताया था। इसके अलावा जेनेटिक्स के रोल के ऊपर वर्क जो है वो किसने किया था? फ्रांसिस या फ्रांसिस जो गैल्टन है, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से स्टडी की, डिटेल से स्टडी की। किसने? सबसे पहले बिहेवियर के अंदर जो जेनेटिक्स का रोल है वो किसने बताया था? डार्विन ने। और इसकी जो यूँ कहे अपन डिटेल्ड स्टडी जो है वो किसने की थी? फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। आगे अपन देखें बिहेवियर ऑफ जेनेटिक्स की स्टडी। बिहेवियर जेनेटिक्स की स्टडी जो है वो किसने की थी? इसकी कंप्लीट डिटेल स्टडी की बात करें अपन तो वो की थी फुलर एंड थॉम्पसन। फुलर एंड थॉम्पसन, इन्होंने कंप्लीट स्टडी की थी बिहेवियर ऑफ जेनेटिक्स की। तो इन्होंने स्टडी किसकी की थी? बिहेवियर ऑफ जेनेटिक्स की, फुलर एंड थॉम्पसन। और इनकी बुक भी इन्होंने पब्लिश की थी, बिहेवियर जेनेटिक्स 1960। ये इनकी बुक थी, बिहेवियर जेनेटिक्स। कब? 1960 के अंदर। और इन्होंने बताया भी था, ये प्रूफ भी किया था कि जो बिहेवियर है वो जेनेटिक लेवल पर ट्रांसफ़र होता है तो वो जीन लेवल पर ट्रांसफ़र होता है, जिसको अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगले जनरेशन में उनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो जीन लेवल के ऊपर डिसाइड होती है। तो इस प्रकार से ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्लास हो जाएगी, इसलिए अपना ये इंट्रोडक्शन था इसका इथोलॉजी का। आगे अपन अगले पार्ट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से जो जेनेटिक लेवल है या किस प्रकार से जीन है वो डिसाइड करते हैं बिहेवियर को। इस एक्सपेरिमेंट को भी अपन देखेंगे आगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।